हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो जानते रहेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े घर की बेटी कहानी का लेखक कौन है। तो जानते रहेगा, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है। तो जानते रहिएगा, आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो जानते रहिएगा, तुलसी कृत जो रामचरित जो मानस है वो लिखा गया है अवधी भाषा में। अवधि देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा, और जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाएंगे पहले देखिए टेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि टेंथ नंबर कह रहा है कि हिंदी दिवस निम्न में किस तिथि को मनाया जाता है। तो जानते हैं जो हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि की प्रथम कृति मानी जाती है। तो अवधि भाषा में लिखी गई जो पहली कृति जो पहली रचना है वो कौन है। तो जानते रहेगा वो है चंदायन। चंदायन जानते रहेगा वो अवधि भाषा में लिखी गई पहली क्या है, ये आप कह सकते हैं कि लिटरेचर जिसे आप कहते हैं साहित्य की पहली क्या है, रचना है। जानते रहेगा तो कौन है, चंदायन। चंदायन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे लघु इकाई है। तो भाषा की जो सबसे लघु इकाई होती है वो कौन होती है। तो जानते रहेगा, भाषा की जो सबसे लघु इकाई होती है वो होती है वर्ण या फिर ध्वनि। तो वर्ण या ध्वनि देखेंगे कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है वर्ण। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो जानते रहेगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो श्रृंगार रस देखेंगे कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत रस का अस्थाई भाव है। तो शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है। तो जानते रहेगा, शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। निर्वेद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जानते रहिएगा, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर होता है विभावना। तो विभावना देखें कहाँ आया है, देखिए विभावना आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट देखिए वो क्वेश्चन आगे जो अभी तक कट रहे थे, देखिए यहाँ पे देखिएगा 5th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जानते रहेगा, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल देखें कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध कौन कवि हैं, देखिए ऑप्शन ए में है केशवदास, बी नंबर पर है बिहारी, सी नंबर पर है मतीराम और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा, इन चारों अगर तीनों की बात करें तो इसमें जो केशवदास है, केशवदास जो है ये रीतिबद्ध कवि है और केशवदास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। देखेंगे ऑप्शन पहले देख लेंगे, देखिए ऑप्शन ए में है श्याम सुंदर दास, बी नंबर पे है पूर्ण सिंह, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में है जयशंकर प्रसाद। तो जानते रहे कि चारों ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है जयशंकर प्रसाद, जानते रहे ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहेगा जयशंकर जो प्रसाद है ये छायावादी युग के कवि हैं। ये भी जानते रहिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह भी पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो आप ऑप्शन देंगे छायावादी को। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि छायावादी युग के कवि कौन है, तो उसमें आपको देखना है कि जयशंकर प्रसाद अगर उस ऑप्शन में है तो आप समझ जाइएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि हैं। तो जानते रहिएगा, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में है देवनागरी लिपि, बी नंबर है ब्राह्मी लिपि, सी नंबर पर है बांग्ला लिपि और डी में उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा, देवनागरी
देवनागरी लिपि, जो देवनागरिक लिपि होती है उसे लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है, इसलिए ए नंबर पे देखिए ऑप्शन आया, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हमें पता है कि भारत में जो बोलने वाली जो सर्वाधिक जो भाषा है वो है हिंदी। हिंदी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो जानते थे कि इस पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यथोचित का संधि विच्छेद होगा, तो यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जानते रहेगा जो यथोचित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यथा धन उचित, तो यथा धन उचित देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुभागमन, शुभागमन में कौन सी संधि है? तो जानते रहिएगा शुभागमन में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा है? देखेंगे ऑप्शन देखिए है फर्स्ट में देखिए ए में है हर्ष, बी नंबर पे है आकांक्षा, सी नंबर पे है रश्मि और डी में है सोच। तो जानते रहिएगा इच्छा का जो पर्यायवाची इन सभी में है वो है ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा। आकांक्षा जो है इच्छा का पर्यायवाची, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंगूठी का नग होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो मुहावरे जो अंगूठी का नग होने का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? तो जानते रहिएगा जो इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है वो होता है अनुरूप जोड़ा या अनुरूप जोड़ा होना। इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है अंगूठी का नग होना जो होता है अनुरूप जोड़ा होना ये होता है, लेकिन देखिए इसमें कहीं ये ऑप्शन नहीं आया है। और जानते रहिएगा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे तो इसका मतलब ए नहीं होता, बहुत प्रिय बिल्कुल भी नहीं होता, छिपा हुआ भी नहीं होता जो सी में आया है, और जो डी में है बहुत सुंदर ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बच रहा है वो है बहुत कीमती। तो जानते रहिएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है अंगूठी का नग होना और इसमें अगर इस तरह आता है या तो उसका ऑप्शन आना चाहिए बहुत कीमती या तो आएगा अनुरूप जोड़ा होना, तो इसमें बहुत कीमती आ गया है इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है एकदम करेक्ट होता है अंगूठी का नग होने का वो होता है अनुरूप जोड़ा होना, जानते रहिएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र मंथन करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो समुद्र मंथन करने का जो मतलब होता है जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन ए में है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, बी नंबर पे है कठोर परिश्रम करना, सी में है घोर तप करना और डी में है उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जानते रहिएगा समुद्र मंथन करना जो मुहावरा है इसका जो मतलब होता है वो होता है कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए हमारे पास शब्द क्या है? त्रिदोष है, तो जानते हैं त्रिदोष जो है जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर बी जो आया है त्रिदोष, जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही लिखा गया है इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधकार का विपरीतार्थ शब्द है, मतलब उसका अपोजिट हमें देखना है विलोम शब्द। तो अंधकार का विलोम कौन सा है? तो जानते रहिएगा अंधकार का जो विलोम होता है वो होता है प्रकाश या आलोक। तो देखेंगे प्रकाश या आलोक कहीं आया है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है प्रकाश, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर वनवास में कौन सा समास है? देखिए ऑप्शन ए में है द्वंद्व, बी नंबर पे है तत्पुरुष, सी नंबर पे है कर्मधारण और डी में है बहुब्रीहि। तो जानते रहिएगा वनवास में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, तो तत्पुरुष जो है बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो सरलता पूर्वक प्राप्त जिसे किया जा सकता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जानते रहिएगा उसे एक शब्द में बोलेंगे सुप्राप्य। सुप्राप्य देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते हैं अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि जिसको सरलता पूर्वक किया जा सके, देखिए प्राप्त करना मतलब किसी चीज को पाना, और अगर ये होता है कि किसी चीज को करना, जैसे अगर कहें कि जो सरलता पूर्वक किया जा सके, किया मतलब कोई काम किया जा सके, अगर इस सेंस में होता कि जो सरलता पूर्वक किया जा सके तो उसके लिए हम बोलते सहज, जो कि ऑप्शन नंबर सी आया है। लेकिन अगर कहें सरलता पूर्वक प्राप्त करना तो एक करना और प्राप्त करने में दोनों में अंतर है। करना मतलब किसी काम को कर देना और प्राप्त करना मतलब किसी चीज को पा जाना। जब पाने के सेंस में आएगा तो सुप्राप्य और करने के सेंस में आएगा तो सहज। जानते रहिए। तो मे भी आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ गई होंगी जितने यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए गए। अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।